यहाँ इस फिल्म का सारांश हिंदी में सरल भाषा में दिया गया है। फिल्म वंस इन द डेजर्ट की शुरुआत सीरिया के पामायरा के बाहरी इलाके में एक सूखी नदी के किनारे से होती है। रूसी सैनिकों का एक काफिला, जिसमें विस्फोटक निष्क्रिय करने में माहिर कैप्टन दीमा शाबिरोव नेतृत्व कर रहे हैं, नदी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर एक आतंकवादी संगठन जौश अल शाम के सैनिक हैं। यह पता चलता है कि दोनों पक्ष यहां बंधकों की अदला बदली करने आए हैं। रूसी सैनिकों ने एक कैदी जिहादी जॉन को पकड़ा हुआ है, जो एक कुख्यात गिरोह का सदस्य है और बर्बर हत्याओं को अंजाम देने और उनका वीडियो बनाने के लिए कुख्यात है। बदले में वे रूसी सैनिक मेजर जेलिन को वापस पाना चाहते हैं, जिसे कुछ हफ्ते पहले आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। दीमा को बीच में जाकर बंधक लेने और रूसी सैनिक को वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जैसे ही बंधक अदला बदली का दृश्य शुरू होता है, फिल्म कुछ महीनों पहले की घटना पर चली जाती है। कैप्टन दीमा एक क्लास ले रहे हैं, जिसमें वे बम निष्क्रिय करने के विभिन्न तरीकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके छात्र सभी सीरियाई सैनिक हैं, जिनमें से कई काफी कम उम्र के हैं। यह भी स्पष्ट है कि कैप्टन को उनके काम के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्होंने बम निष्क्रिय करते समय अपनी दाहिनी हाथ की 3 उंगलियां खो दी थीं। फिर भी वे इन सैनिकों को अलग अलग प्रकार के बमों के बारे में समझाते हैं। कई हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग के बाद सैनिकों का फाइनल टेस्ट होता है। वे एक सीरियाई अमेरिकी सैन्य अड्डे पर पहुंचते हैं। रास्ते में एक सफेद वैन में एक स्थानीय महिला भी उनके साथ जा रही होती है, जिसे देखकर दीमा को शक होता है। फौज के अड्डे पर पहुंचने के बाद दीमा रेडियो सिग्नल को जाम करने का आदेश देते हैं, ताकि दूर से किसी बम को ट्रिगर न किया जा सके। वह महिला जो सफेद वैन से उतरी थी, साधारण हिजाब पहने हुए है और एक प्यारा सा बैग लेकर चल रही है। दीमा उसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं, लेकिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर दीमा छात्रों को उनके टेस्ट के बारे में बताते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें एक सक्रिय लैंडमाइन है। छात्रों को इसे निष्क्रिय करना होता है। इम्तिहान शुरू होता है और सभी सैनिक सुरक्षा गियर पहनकर माइन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक सैनिक, जिसका नाम मसलम है, बम को ढूंढता है और उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। बहुत डर और दुआओं के साथ वह आखिरकार सफल होता है और बम निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार फिल्म का यह हिस्सा दिखाता है कि युद्ध में हर कदम कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी बहादुरी और कुशलता की जरूरत होती है। फिर छात्र अपना सामान नीचे रखकर गाने नाचने लगते हैं। इस बीच दीमा के पास पहले से मिली सीरियाई महिला आती है। दोनों बातें करते हैं और धीरे धीरे सेना के बेस से दूर टहलते हैं। महिला का नाम जमीला है और वह आधी रूसी आधी सीरियाई है। वह इस युद्धग्रस्त देश में अपनी सेवा के लिए कप्तान का धन्यवाद करती है। बातचीत के दौरान जमीला बताती है कि वह किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन सेना के बेस के पास उतरने के बाद से उसका फोन काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दीमा ने उस इलाके में सभी रेडियो सिग्नल जाम करवा दिए थे। अब जब टेस्ट खत्म हो गया है, तो दीमा अपने आदमियों को संचार फिर से चालू करने का आदेश देता है। जमीला को नेटवर्क वापस पाकर खुशी होती है और वह कप्तान का एक बार फिर धन्यवाद करती है। वह मजाक में कहती है, अब जब मैं इंस्टाग्राम पर वापस जा सकती हूँ, तो आपसे बात करके बोर हो रही हूँ। ठीक इसी समय दीमा के आदमी उसे जश्न मनाने के लिए सेना के बेस पर बुलाते हैं। उसके छात्र उसके साथ फोटो खिंचवाने का इंतजार कर रहे हैं। दीमा जमीला से कुछ देर रुकने को कहता है और बेस की ओर बढ़ता है। कुछ ही सेकंड बाद सेना के बेस के ठीक नीचे एक बम फटता है। एक बड़ा धमाका होता है और मानव शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। दीमा, जो बेस से दूर था, झटके से कई फीट दूर जा गिरता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और चारों ओर सैनिकों के बिखरे हुए शव देखता है। उसे चक्कर आता है और उसके कानों में तेज आवाज गूंज रही है। दीमा लड़खड़ाते हुए रूसी बचाव हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है और उसे जमीन पर जमीला का बैग मिलता है। वह पास में बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जिंदा होती है। जमीला और दीमा सहित सभी बचे हुए लोगों को नजदीकी सेना कैंप में ले जाया जाता है। अगले दिन 2 अधिकारी दीमा से पूछताछ करने कैंप में आते हैं। दीमा उन कुछ लोगों में से एक है जो इस आतंकवादी हमले में बच गए। अधिकारी जानना चाहते हैं कि विस्फोट से पहले क्या हुआ था, लेकिन वे समझ जाते हैं कि दीमा अभी भी धमाके के असर में है, इसलिए उसे मेडिकल लीव पर घर भेजने का निर्णय लेते हैं। दीमा इस फैसले से खुश नहीं है, पर उसे अपना बैग पैक करने को कहा जाता है। कुछ देर बाद वह अपना सामान लेने जाता है और प्रभारी अधिकारी उसे जमीला का बैग भी देता है। पता चलता है कि दीमा के अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही जमीला जा चुकी थी। बैग में उसका फोन और अन्य रोजमर्रा की चीजें होती हैं। दीमा अब भी जमीला से मिलना चाहता है और उसका फोन अपने बैग में रख लेता है। कुछ दिनों बाद दीमा रूस जाने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है। उसी समय
एक और रूसी सैनिक दल पलमायरा जा रहा होता है। सैनिक वहां आईएसआईएस से लड़ने और शहर को मुक्त करने जा रहे हैं, लेकिन जब उस दल का एक डी माइनर बीमार पड़ जाता है तो दीमा को उसकी जगह भेजने का आदेश दिया जाता है। अब दीमा को अपनी प्रेमिका से मिलने का मौका मिल जाता है। अगला दृश्य दिखाता है कि दीमा अपने नए दल के साथ पलमायरा की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें खबर मिलती है कि पास के एक गांव में एक रूसी सैनिक दल को आईएसआईएस ने घेर लिया है। वे उनके लिए मदद पहुंचाने के लिए अपना रास्ता बदलते हैं। जल्द ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं और सीधे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नए दल के कमांडर मेजर जेलिन सभी को पीछे रहने और लड़ाई में न कूदने का आदेश देते हैं। उड़ती गोलियों और धमाकों के बीच दीमा की जेब में सुरक्षित जमीला का फोन अचानक बज उठता है। कैप्टन दीमा को फोन पर जमीला की आवाज सुनकर खुशी होती है। पता चलता है कि वह भी पलमायरा में रहती है, वहीं शहर जहां रूसी सेना जा रही है। वह उससे वादा करता है कि जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होगी वह उससे मिलने आएगा। इसी दौरान एक रूसी टैंक पर आईएसआईएस के हमले में विस्फोट हो जाता है। टैंक के अंदर के सैनिक बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु दुश्मन की फायरिंग के कारण पीछे हट नहीं सकते। यह देखकर कैप्टन दीमा अपने अधिकारी के आदेशों को अनदेखा कर अपने देशवासियों को बचाने का फैसला करता है। वह चुपचाप टैंक के पास जाकर एक घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान पर ले आता है। थोड़ी देर बाद पूरी टुकड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। जल्द ही वे पलमायरा पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत ही एक नई मिशन में जुट जाते हैं। इस बार उन्हें शहर के बाहर रेगिस्तान में स्थित एक गैस उत्पादन संयंत्र पर जाना है। वहां पहुंचते ही अधिकारी जिलिन को मिशन की गंभीरता का एहसास होता है। संयंत्र के चारों ओर बम लगाए गए होते हैं और यह क्षेत्र हमेशा आतंकवादी हमलों के खतरे में रहता है। दीमा को बम निष्क्रिय करने का काम सौंपा जाता है। काम करते समय उसे एक ट्रिपवायर मिलता है जो बमों से पास की एक इमारत तक जाता है। वह तार का पीछा करता है और 2 आतंकवादियों को प्रार्थना करते हुए पाता है। वह तुरंत दोनों को मार देता है, जिसमें से एक के पास बम का डिटोनेटर होता है। कुछ ही समय में दीमा कई बम निष्क्रिय कर देता है और संयंत्र की सीमा पर जिलिन और अन्य सैनिकों के साथ वापस मिलता है। उसके पास एक आत्मघाती जैकेट भी होती है जिसे वह आतंकवादियों से छुड़ाता है। वह विस्फोटकों को निष्क्रिय कर जैकेट को जमीन में गाड़ने जाता है। तभी एक कार तेजी से संयंत्र की ओर आती है। रूसी सैनिक कार पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। जिलिन एक रॉकेट लॉन्चर से कार को मारता है, पर कार संयंत्र में घुसकर धमाका कर देती है। इस विस्फोट में कई सैनिक मारे जाते हैं, परंतु जिलिन और दीमा बच जाते हैं। जल्दी ही उन्हें तदमोर गांव में भेजा जाता है, जहां एक कुएं में विस्फोटक होने की अफवाह है। दीमा को पीछे रहने का आदेश मिलता है, जबकि जिलिन और लेफ्टिनेंट माकार्स्की गांव की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। दीमा कुछ सीरियाई सैनिकों को लेकर तदमोर पहुंचता है और वहां सीरियाई सैनिकों तथा एक स्थानीय गिरोह के बीच मुठभेड़ होती है। दीमा और उसकी टीम दुश्मनों को हटा देती है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेफ्टिनेंट माकार्स्की की मौत हो जाती है और मेजर जिलिन को गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस हादसे के बाद दीमा को पलमायरा में जिलिन की तलाश के लिए जांच शुरू करने की अनुमति दी जाती है। वहीं उसे जमीला का फोन आता है, जो उससे मिलने का आग्रह करती है। यह भी पता चलता है कि दीमा का कुछ साल पहले तलाक हो चुका था। जब से वह युद्ध के इस क्षेत्र में फंसा है, उसने केवल इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा है। लेकिन इतने सालों के बाद उसे एक महिला के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताने का मौका मिलता है, भले ही वह इंस्टाग्राम की आदी हो। उस दोपहर दीमा एक गुच्छा स्थानीय फूलों के साथ जमील के घर आता है। पता चलता है कि उसने भी इस चल रहे युद्ध में अपना परिवार खो दिया है और उसे प्यार की जरूरत है। इससे दोनों को एक दूसरे में सुकून मिलता है और वे एक जोशीला किस्सा साझा करते हैं। कैप्टन दीमा वह रात जमील के साथ बिताता है, लेकिन अगली सुबह उसे जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि उसे जेहेलान के ठिकाने के बारे में एक सुराग मिलता है। वह कुछ सीरियाई सैनिकों को इकट्ठा करता है और पास के एक बाजार की ओर जाता है। वे कुछ गैंग के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं, जो दावा करते हैं कि उनके पास जेहेलान की लाश है। लेकिन बाजार पहुंचने पर गैंग के सदस्य किसी को भी लाश देखने की इजाजत नहीं देते जब तक कि उन्हें पैसे न दिए जाएं। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और अचानक एक जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। हालांकि सीरियाई सैनिकों की संख्या अधिक थी, जिससे वे सभी गैंग के सदस्यों को मार गिराते हैं, जिसमें कुछ निर्दोष नागरिक भी मारे जाते हैं। इस लड़ाई के बाद दीमा उस लाश की जांच करता है जो गैंग के सदस्य लेकर आए थे। जैसा कि उस सीरियाई सैनिक ने सोचा था, वह लाश जेहेलान की नहीं होती। यह पूरा मामला सिर्फ रूसी सेना से पैसे ऐंठने के लिए एक जाल था। वहीं पास में दीमा को एक गैंग सदस्य का मोबाइल फोन मिलता है।
वह फोन देखता है और उसमें कुछ ऐसा पाता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। फोन में एक वीडियो होता है जिसमें जोश अल शाम के शीर्ष नेता एक निजी समारोह में शामिल होते दिखते हैं। यह समारोह जमील के घर पर हो रहा होता है और वह गैंग के सदस्यों के साथ घुल मिल रही होती है। दीमा को अचानक वह दिन याद आता है जब एक विस्फोट ने संयुक्त सीरियाई अमेरिकी सेना के बेस के पास उसके छात्रों को मार दिया था। वह विस्फोट तब हुआ था जब उसने रेडियो सिग्नल जैमर को बंद करने का आदेश दिया था। यह वही जमील थी जो दूर खड़ी मोबाइल से बम विस्फोट कर रही थी। दुखी और धोखा खाए दीमा तुरंत पामायरा में उसके घर लौटता है। उसके डर सच साबित होते हैं जब वह एक जोश अल शाम गैंग के सदस्य को जमील से बात करते हुए देखता है। कैप्टन बिना समय गंवाए उसे मार देता है और फिर जमील को घेर लेता है। आखिर में जमील खुलासा करती है कि जहलान अभी भी जीवित है और गैंग उसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक कैदी के बदले में। वे जिहादी जॉन को चाहते हैं, जो एक खतरनाक अपराधी है जो कैदियों का सिर काट देता है। दीमा सहमत हो जाता है और अगले दिन पामायरा के बाहरी इलाके में एक सूखी नदी के पास मुलाकात का समय तय होता है। लेकिन जाने से पहले कैप्टन दीमा उस महिला को गोली मार देता है जिसके लिए उसने इस युद्धग्रस्त शहर तक का सफर तय किया था। फिल्म फिर से पहले दृश्य पर लौटती है जहां कैदी की अदला बदली हो रही है। कैप्टन दीमा खुद जिहादी जॉन को दुश्मनों के हवाले करता है और बदले में जेहलान को वापस प्राप्त करता है। गैंग के सदस्य अपना आदमी लेकर तुरंत पीछे हट जाते हैं, जिससे दीमा को कुछ शक होता है। तभी जेहलान बताता है कि उसके जैकेट के नीचे एक आईडी बम लगाया गया है। यह एक जटिल विस्फोटक है जिसे निष्क्रिय करना बहुत मुश्किल है। कई तनावपूर्ण मिनटों के बाद दीमा बम को हटाने में सफल हो जाता है और जेहलान से कहता है कि वह सुरक्षित स्थान पर चला जाए। लेकिन बम को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह बहुत जटिल है। एक दिल दहलाने वाले मोड़ में जेहलान देखता है कि कैप्टन दीमा खुद को बलिदान कर देता है, जिससे बम विस्फोट हो जाता है।